राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार नागराज मंजुले, जिनकी फ़िल्म फनरी इन दिनों बहुत चर्चा में है और अपनी पहली फिल्म से काफ़ी इनाम और सम्मान हासिल कर चुके नागराज मंजुले खुद एक कवि भी हैं। नागराज मंजुले महाराष्ट्र के शोलापुर के एक छोटे से गांव में जन्मे नागराज मंजुले एक युवा फिल्मकार और कवि हैं। नागराज का बचपन विषमताओं से भरे एक ऐसे समाज में हुआ जहां शिक्षा हासिल करना एक कठिन चुनौती थी। एक संघर्षशील जीवन जीते हुए नागराज ने अपने आसपास के जीवन का ताप बड़े नजदीक से देखा है और वहीं से आती हैं उनकी रचनात्मक प्रेरणाएं। नागराज मंजुले को उनकी पहली ही फिल्म पिस्तुलिया के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और इस साल आई उनकी फिल्म फनरी को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कई श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। फनरी महाराष्ट्र की एक अल्पसंख्यक जनजाति के जीवन और भाषा को उकेरती ऐसी फिल्म है जिसमें जाति आधारित भेदभाव से उपजे जीवन के कष्ट, सपने और संघर्ष साफ दिखाई देते हैं। नागराज का कवि हृदय उनकी फिल्म संरचना का अभिन्न अंग है, जिसमें कला और सार्थकता अपने अनोखेपन के साथ घुली मिली है। बहुत बहुत स्वागत है नागराज प्रोग्राम में आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी फ़िल्म जो कि पहली फ़िल्म है और वो काफ़ी दर्शकों ने पसंद की है और उसको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। सरसरी तौर पर हमें बताइए कि ये जो फिल्मों में आने का आपका आपके बचपन से लेकर फिल्म बनाने तक और इतनी प्रसिद्धि पाने तक की कहानी क्या है? मतलब ये लंबी कहानी है, लेकिन आपको ज़रा मतलब क्या कहें आप। मैं बचपन में तो फिल्मों का बहुत मतलब जैसे भक्त था, बहुत फिल्में देखता था, अमिताभ और जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, और जो भी फिल्में लगती थी मैं देखता ही था। लेकिन अमिताभ मेरा पसंदीदा था। लेकिन उन दिनों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा। और मैं गांव में पला बड़ा हूं और एक छोटा सा गांव है मेरा, महाराष्ट्र में, सोलापुर ज़िले में। तो उस गाँव में पहले वीडियो पे फिल्में देखता था। 1 रुपया उसका टिकट होता था और 1 रुपये में एक फ़िल्म देखना। तो मैं कभी कभी दिन में 2 फिल्में देख के, स्कूल बंक करके फिल्में देख के घर आ जाता था। लेकिन जब मैं पूना में आया पढ़ने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, एमए मराठी में किया मैंने, तो एक्सीडेंटली एक दोस्त की वजह से मैं मास कॉम में चला गया और उधर एक शॉर्ट फिल्म बना लिया। और पिस्तुलिया नाम की शॉर्ट फिल्म, जिसको पिस्तुलिया जिसको 2 नेशनल अवार्ड सेम मिले थे, बेस्ट चाइल्ड एक्टर और बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर ऑफ नॉन फीचर फिल्म। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात? नेशनल फिल्म मिला था उसको भी 2011 में। 2011 हाँ, तो वो मेरा पहला नेशनल अवार्ड था। तो और अचानक सबको कॉन्फिडेंस आया मेरे पे, और मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो बना रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है लोगों को, और मुझे भी ये चीज़ आती है, मतलब फिल्म मेकिंग मुझे ठीक से आता है, ऐसा लगा। और नेशनल अवार्ड के अलावा कुछ 20-22 दूसरे भी अवार्ड मिले। लोगों को बहुत फिल्म पसंद आई। 15 मिनट की फिल्म है पिस्तुलिया, और मुझे लगा कि मैं शायद इसमें कुछ और कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये था, मतलब मैं एकदम फिल्म मेकिंग में आया। ये एक्सीडेंटली हुआ। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था। बचपन में कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि मैं इधर फिल्म मेकिंग में आऊँ। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे हैं नहीं, और खैर पिताजी तो अभी है नहीं, लेकिन मैं पहला पढ़ने लिखने वाला हमारे पूरे क्या कहे खानदान में मैं पहला पढ़ने लिखने वाला लड़का था। तो फिल्म मेकिंग तो बहुत दूर की बात थी। फिल्में देख के ही खुश होता था, और मुझे अजीब लगता था कि ऐसी फिल्में होती है, और
जो अमिताभ का तो बहुत मुझे आश्चर्य होता था कि इतने लोगों को मारता है, एक फिल्म में मरता है, फिर दूसरी फिल्म में जिंदा भी हो जाता है। तो ये बहुत अजीब सी बात लगती थी, तब फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ भी इनके पीछे होती है ये भी पता नहीं था। ये धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तब पता चला, और फिर थोड़ा बहुत फिल्मों के अंगों के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई, लेकिन फिर भी कभी नहीं सोचा था। पिस्तुलिया एक एक्सीडेंट था मेरे लिए कि मैं फिल्म मेकिंग में आ गया। नागराज, आपका जो बचपन है कुछ हमें उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपकी जो फिल्म फंड्री हम देखते हैं कहीं उसके सूत्र हमको आपके बचपन और आपके लालन पालन, परवरिश और परिवेश में देखने को मिलते हैं। तो खुद कविता करते हुए और फिल्म बनाते हुए शायद किसी एक ही बात को हल करने, सॉल्व करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं आप। तो पहले इस बात को समझें कि वो क्या है जो आपके मानस को, मन को बनाता है और आपके सामने चुनौतियां पेश करता है, और उसके बाद फिर ये समझें कि आप उसे फिल्म के ज़रिए कैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और थोड़ा जटिल भी है मेरे लिए जी, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने सही कहा कि इस फिल्म जो है, मुझे हर बार पूछा जाता है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लाइफ से ही फैनरी की प्रेरणा है। और बचपन में हम धीरे धीरे समझते हैं दुनिया क्या है, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया हम समझने में देर होता है। तो मैं जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, वो एक दलित कुटुंब से थे, और मेरे पिताजी पत्थर तोड़ने का काम करते थे, और वो जो जिसको हम बंजारा टाइप के लोग कहते, वो भटकते रहते थे यहाँ वहाँ, और मेरे शायद जन्म से पहले ही वो एक गांव में आके बस गए थे। तो बचपन में बहुत सारा ये देखा है। आज भी मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था का एक बहुत ही प्रभाव है, और उससे मतलब कोई गांव अछूता नहीं है, हर गांव में जाति व्यवस्था और उसका बहुत ठीक से बरकरार है। तो ये बचपन से देखते आया हूँ, और मैं एक दलित लड़का होने के कारण मुझे बहुत सारी मर्यादाओं को मतलब सामना करना पड़ता था। लेकिन हम इंसान होते हैं, हम सोचते नहीं कि हम दलित हैं। छोटे होते तब तो हमारे ख्वाब होते हैं, हमारी सोच होती है, और हम सपने देखने में कोई परहेज बरतते नहीं। तो ये हर बार मुझे जैसे जैसे मैं मतलब बड़ा होता गया, तब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एक आम लड़का हूँ नहीं, आम इंसान हूँ नहीं, क्योंकि मैं दलित हूँ। और इस होने के कारण आपको कोई मतलब मर्यादाओं का पालन आपको करना पड़ेगा, आपको आपके औकात में रहना पड़ेगा। तो ये सोच धीरे धीरे मन में पनपने लगी, और मुझे मेरे अस्तित्व का जो एक मतलब जानकारी हुई, मुझे एक प्रचिति हुई कि ये जो चीज़ है, मैं खाली दलित होने के कारण मेरा एक अलग एक अस्तित्व बनता है, मेरे पिताजी का, मेरे पूरे लोगों का। तो बचपन से देखते आया हूँ, और इस सिर्फ जाति के कारण लोगों ने बहुत अजीब ज़िंदगी का मतलब जीना पड़ता है उनको। तकलीफ़ें अलग होती हैं, उनके सुख दुख अलग होते हैं, और छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। लेकिन वो ख्वाब को भी आप देखना चाहते हैं तो भी मुश्किल है, वो बहुत बड़ा ख्वाब बन जाता है। वास्तव भी आप चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए, ये मुझे मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फैंड्री शायद सब जो आपने कहा कि इसके कुछ सूत्र वहाँ पे होंगे, जो मैं इसकी पूरी फिल्म में जो भी घटनाएं हैं वो मेरे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, मेरे भाई के, मेरे पिताजी के, और सबकी कहानियाँ से ताल्लुक़ रखता है फैंड्री। तो बचपन तो बहुत अटपटा रहा है। मैं खुद को समझते समझते बड़ा हुआ हूँ, और आज भी समझ रहा हूँ खुद को कि मेरे बचपन को भी। और ऐसा भी कहा जाता है कि मेरी 2 फिल्में बच्चों के बारे में ही है। तो मैं मानता हूँ कि मैं फ़िलहाल तो खुद को समझने में बहुत मतलब मुश्किल होती है कि हमारे आज इर्द गिर्द को समझना, और इस जटिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो एक दुनिया होती है उसको समझना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन बचपन को मैं बहुत एक अंतर से देखता हूँ, तो थोड़ा समझ लेता हूँ, और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्मों के माध्यम से हो या कविताओं के माध्यम से हो, मैं दुनिया के सामने रखूँ। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये बात बाद में समझ में आती है कि आप जो आम मुख्य धारा का जीवन है उससे कोई एक अलग जीवन आपको मिला हुआ है। बहुत से लोग बल्कि सदियों से उसको भोगते रहते हैं, भुगतते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो संवेदनशीलता,
या अभिव्यक्ति की क्षमता की कोई कमी होती होगी जिससे वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आपने उसको महसूस किया, और न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसको एक्सप्रेशन के लिए आपने अपने औजार चुने, चाहे फिल्म है या पोएट्री है या राइटिंग है, वो आपने चुना। अगर इस एक जनरलाइज बात को जो आपने थोड़ी देर पहले कही कि ये बाद में पता चलता है कि हम वो नहीं हैं जो सब लोग हैं, इसको किसी एनेक्डोट से या किसी इंसिडेंस से समझने की अगर कोशिश की जाए तो? देखिए, बचपन में मैं एकदम छोटा था तो मैं भगवान को बहुत ये करता था, मानता था। मतलब अंधश्रद्धा जिसे कहते हैं हम, सुपरस्टिशियस थे घर वाले। बहुत सारे भगवान को वो मानते थे। हर मतलब साल में तो ये बहुत सारा ज़िंदगी मतलब भगवान के पीछे भागने में ही खर्च कर देते। काम करो, बहुत सारा कष्ट उठाओ, कुछ कमाओ और खर्च करो भगवान पे। और अंधविश्वास बहुत था। और मैं भी, जैसे कि माँ बाप होते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों में व्यस्त होते हैं। फिर मैं, ये लोग खुद को हिंदू, मतलब जैसे कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ऐसे समझते हैं। लेकिन जो हमारा अस्तित्व है वो हिंदू, लोग बाकी आपको हिंदू नहीं समझते, वो दलित समझते हैं। मैं खुद को, मतलब मैं आरएसएस के शाखा जो होती है तो उसमें जाता था। मैं शिवसेना में बाल शाखा में जाता था। और मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के को मैं मेरा नहीं मानता था। मैं सोचता था कि एक, जैसे कि सोच है एक कि ये दलितों के नेता है, तो मैं भी उनको दलित बोलता था। और मैं खुद को पता नहीं क्या समझता था। लेकिन ये जब मुझे पता चला कि कुछ लोग हमें आज भी अछूत मानते हैं, कुछ लोग हमें मतलब उस हिसाब से हम उस धारा में शामिल नहीं है। भले ही हम खुद को जो भी समझे, लेकिन हमारा अस्तित्व जो हम समझते वो नहीं है। हमारा अस्तित्व तो ये दुनिया के हिसाब से है। और वो जब मुझे पता चला धीरे धीरे, तो मुझे लगा कि यार हम खुद अपने खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं हूँ ही नहीं, और मैं जो हूँ वो मेरे जैसे लोगों के खिलाफ हूँ। और धीरे धीरे मुझे पता चला, तो मैंने सोचा, कुछ पढ़ा मैंने। जो महात्मा फुले जी हैं, मराठी के, मतलब उनको क्रांतिबद्ध फुले ही कहना चाहिए। उन्होंने बहुत, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी वो गुरु हैं। अम्बेडकर जी उनको गुरु मानते थे। तो ये जब पढ़ा, डॉक्टर बाबा साहब के बारे में सुना, तो पता चला कि यार इन लोगों ने असल में काम किया है। और फिर दुनिया को समझने लगे। तो छोटी छोटी घटनाओं की वजह से मैं ये समझा कि हमारा अस्तित्व कुछ अलग है। और फिर मैं तो अभी खुद को इंसान मानता हूँ। मैं कोई जाति और कोई इसका मानता नहीं। लेकिन दुनिया ऐसी है नहीं, आपको वो कैटेगराइज करना चाहती है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहती है। हमारा राजकीय या जैसे राजनैतिक जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो भी इन्हीं के ऊपर मतलब बेस्ड है। तो ये बहुत धीरे धीरे मुझे पता चला कि हम अस्तित्व हमारा जो है, तो हमारे इर्द गिर्द के माहौल, हम निर्वात में नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे पता चला। अभी भी मुझे ये शायद ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि वो पता कैसे चला, लेकिन इसको पता चलाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं युवा फिल्मकार नागराज मंजुले के साथ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि गांव छोड़ के शहर में जाओ आप, मतलब गांव छोड़ो। महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव की तरफ चलो, और अम्बेडकर ने उल्टा कहा है कि गांव छोड़ो, शहरों की तरफ जाओ। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार और कवि नागराज मंजुले। जीव झाला येडा पिसा, रात रात जागन, पूर दिस भरा तुझ्या फिरतो माग मागन, जादू मंतर लिकुनी सपनत जाग हपनी, नशिबी भोगाचा डावला, तुझ्या फिरतीचा हाईच मला चावला, तुझ्या फिरतीचा हाईच मला चावला, माग पळून पळून वाट माझी लागली, आणि तू वळून बी माझ्याकडं पाहिना. नागराज, आपने कहा कि अब आप जबकि ये सब अपनी फिल्म और एक मेन स्ट्रीम आर्ट करते हुए अब अपने आप को खुद एक इंसान ही मानते हैं। ये अलग बात है कि जाति व्यवस्था की जकड़न भी अपनी जगह पर है। हम शरण कुमार लिम्बाले या नामदेव ढसाल या
अरुण कोल्हटकर की कविताओं और उनके साहित्य से जिस जीवन को समझ पाते हैं, वैसा अगर आपने अपने इर्द गिर्द के जीवन को जब देखा और समझा, और वो कौन सी ऐसी चौंकाने वाली बातें थीं जो आपको कहती हैं कि नहीं, यहाँ अब एक बदलाव की ज़रूरत है? बहुत सारी बातें हैं, मतलब एक जो ज़रूरी बात, सबसे बड़ी बात है, और जो मैंने पिस्तूलिया में वो बात कही है कि शिक्षा के प्रति बहुत ही मतलब कैजुअल एटीट्यूड है सबका। शिक्षा ज़रूरी है ही नहीं, ऐसा दलित लोग सोचते हैं। बल्कि अंबेडकर ने कहा है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो इतना मतलब भारत का एक भारत रत्न ही हो, लेकिन फिर भी लोग दलितों में या मेरे ख़ानदान में, मेरे जाति में मैंने देखा है कि बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसको काम पे लगा देते हैं, और पढ़ना लिखना कोई ज़रूरी बात है नहीं, ऐसा उनका मानना है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि पढ़ोगे नहीं तो बाकी दुनिया समझ में आएगी ही नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई के बारे में जो उनका रुझान मतलब कम है, इसके कारण बहुत सारे मुश्किलें और पैदा होती हैं, जैसे कि अंधविश्वासी होना, गरीबी है ही, गरीबी भी एक दूसरे के कारण ही है, तो लोग भटकते रहते हैं। इसके कारण कुछ मतलब ये अंधविश्वासी है तो बहुत सारा वक्त कुछ मतलब फजूल की कामों में ही वक्त बिता देते हैं, और आप मतलब ढूंढोगे तो बहुत सारी अड़चनें, कठिनाइयाँ मिलेंगी इनको। और मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि गांव छोड़ के शहरों में जाओ आप, मतलब गांव छोड़ो। महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव की तरफ चलो, और अम्बेडकर ने उल्टा कहा है कि गांव छोड़ो, शहरों की तरफ जाओ, क्योंकि शहरों की तरफ जाओगे तो आपको दुनिया ज़्यादा समझ में आएगी। गांव एक कूपमंडूकता जैसी बात हो गई है, वहाँ वही चल रहा है, मतलब जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है वो वही की वही अभी भी बरकरार है। लोग एक दूसरे को आगे जाने नहीं दे रहे हैं, या आगे जा रहे हैं तो उनको अच्छा कभी नहीं लगता है। तो इसी कारण से लोग गांव छोड़ के शहरों में जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। ये मुझे बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो शायद इसके मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आती है, लेकिन शिक्षा का अभाव, सोच, खुद के अस्तित्व के बारे में एक क्या कहें स्पष्ट कल्पना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि चाहे वो पिस्तूलिया हो, चाहे वो अभी आपकी ताज़ा फिल्म फैंड्री हो, इन दोनों फिल्मों में आप अपने इन कंसर्न्स को, जो आपको होश संभालने के बाद चौंकाने वाले लगे और लगा कि इनको प्रॉब्लमेटाइज़ किया जाना चाहिए, इन पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए, इनको इन दोनों फिल्मों में आप कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि दोनों मराठी की फिल्में हैं और अभी हमारे जो आम दर्शक हैं उन तक पहुंच शायद नहीं पाई है, कुछ भाषा का भी एक होता है। तो आप अपनी दोनों ही फिल्मों के बारे में हमें बताइए कि दोनों में अलग अलग आप किन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं? पिस्तूलिया में जैसे कि मैंने कहा कि एक बच्चे का मतलब शिक्षा का संघर्ष मैंने दिखाया है। वो पढ़ना चाहता है और घर वाले चाहते हैं कि वो काम करे, और जो लोग हैं वो छोटी छोटी चोरियां करके गुजारा करते हैं। तो ये शिक्षा का संघर्ष पिस्तूलिया में मैंने दिखाया है। 15 मिनट की कहानी है और उसमें यही दिखाया है, और ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। महात्मा ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने ये कहा है कि पढ़ना सबसे ज़रूरी काम है, और अनपढ़ होना या अविज्ञा जो है वो ही सब समस्याओं का मूल है। फैंड्री में फिर से एक जो दलित टीनेजर लड़का है उसकी कहानी है, और वो कहानी ना कि उस बच्चे की है, लेकिन उसके न्यूनगंड जो है उसकी और उसके ख्वाबों का संघर्ष उसमें है। कि वो बच्चा कुछ ख्वाब देख रहा है, वो चाहता है कि ये मेरी ज़िंदगी में हो, और ख्वाब तो सब लोग देखते हैं, लेकिन वो जिस हालात में है उसी का उसको एक कॉम्प्लेक्स है कि मैं ऐसा हूँ तो ये ख्वाब शायद मेरे लिए है नहीं। लेकिन वो कच्ची उम्र होती है, वो इसको नज़रअंदाज कर देती है, और वो कोशिश करता है कि अपनी सीमाएं लांघ कर वो ख्वाब अचीव करें हम। और फिर उसके साथ जो घटित होता है उसके बारे में फैंड्री है। और फैंड्री के इस ये क्या कहें, ये अगर हम बेसिक कहानी कहें इसको, लेकिन उसके इर्द गिर्द की आज की जाति व्यवस्था जो गांव में है उसके ऊपर कुछ प्रकाश उसमें पड़ता है। एक फिल्मकार के तौर पर, जबकि आप कोई उस तरह के ट्रेंड फिल्मकार भी नहीं हैं, ये ठीक है कि आपने मास कॉम में कुछ पढ़ाई की और
लेकिन आपने पहली फिल्म बनाई और वो भी एक शॉर्ट फिल्म, उसको जिस तरह की का रिकग्निशन मिला और जिस तरह का रिकग्निशन आपकी फैंड्री को मिल रहा है, ये जानूंगा कि जब आप क्रू के साथ काम कर रहे होते हैं, कई बार आप कोई आइडिया उससे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली उसके अपने फिक्स्ड फ्रोजन आइडियाज़ होते हैं किसी चीज़ को दिखाने की। तो इन दोनों चीज़ों में जो टकराहट का जो अगर एक्सपीरियंस के लेवल पर शेयर करें आप तो हमें बताएं। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक जो होता है कि जैसे कि मेरा ट्रेंड ना होना, ये मेरे लिए मुश्किल बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यही अच्छी बात है। अभी मुझे पता चल रहा है। मैंने बहुत कम जाना है फिल्म मेकिंग के बारे में, बहुत कम फिल्में देखी है बॉलीवुड की छोड़ के, जैसे हम सिनेमा कहते, वर्ल्ड सिनेमा हो या ऐसा। तो मेरी समझ है कि मुझे एक कहानी कहनी है, और मैं मानता हूँ कि मेरी कहानी बोलने के लिए ये सारे माध्यम उसका ज़रिया है। कैमरा हो, लाइट हो, म्यूज़िक हो, और वो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें उस आशय पे, कंटेंट पे हावी ना हो, ये मैं मानता हूँ। और आपने जैसे कहा कि ये हर एक स्टेज पे मुझे इसको मतलब बहुत फोर्सफुली मुझे ये काम करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। हम देखते हैं कि आपकी इस फिल्म में ज़्यादातर नॉन एक्टर्स हैं फैंड्री में। तो नॉन एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाना वैसे भी एक थोड़ा सा उलझाने वाला काम होता है, क्योंकि जो डिसिप्लिन ट्रेंड एक्टरों का होता है जिसमें आपका समय बचता है और ऊर्जा बचती है, तो वो ये चुनाव भी शायद इसलिए होगा कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा एक्टर्स का वो ख़ुद उनको बदलने वाला भी होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बदलाव आए, ये भी शायद कोई नोशन होगा ऐसा चुनने के पीछे आपका। बिल्कुल, मैं मतलब आपने बहुत सही कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि गांव के लोगों का किरदार कोई ट्रेंड एक्टर, शहरी लोग करते हैं और उसके लिए उनको सराहा भी जाता है। लेकिन मैं चाहता था कि जिस तरीके का कैरेक्टर है जब्या, तो वो एक गांव का एक दलित बच्चा है, जिस तरीके का उसका लुक होना चाहिए, जो पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसका आवाज़, उसके उच्चारण जो होना चाहिए, वो सब एक्टर को बहुत मुश्किल से होता नहीं, ऐसे नहीं, बहुत मुश्किल से ये मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ती। लेकिन जब्या का रोल सोमनाथ आवगड़े ने जिसने किया है, जिसको अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है एक्टिंग का, तो वो बच्चा दिखते ही मुझे लगा था कि यही जब्या हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रेंड एक्टर वक्त बचाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि और ये बात फैंड्री की वजह से दिखाई दी, इन बच्चों ने बहुत सारे मतलब वन टेक शॉट दिए हैं, इन्होंने रीटेक नहीं करवाया है, और ये ज़िंदगी जीते हैं वो खुद, वो एक्टर की तरह नहीं सोचते, वो उस कैरेक्टर की तरह सोचते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक्टर से बड़ा, मतलब मैं मानता हूँ कि एक्टर से बड़ा कैरेक्टर होता है कभी भी, और जब आप एक्टर को महत्व देने लगते हैं तो आपका कैरेक्टर कहीं खो जाता है। मतलब फिल्म जिसके बारे में है तो उसके बारे में होना चाहिए, तो वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। ये जो फैंड्री शब्द है, इसका बहुत बार आपसे ये सवाल पूछा गया होगा, मैं भी पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है? फैंड्री का मतलब अभी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म के पहले कभी बताया नहीं। क्योंकि इसका मतलब है सुअर, पिग। और ये जो महाराष्ट्र में एक जो जाति है कैकाड़ी, जो ये फिल्म उनके बारे में ही है, तो उस जमाती के भाषा का एक शब्द है फैंड्री, और जिसका लिटरेरी मीनिंग है पिग। फिल्म के हिसाब से आप देखोगे तो एक अब्यूज वर्ड हो गया है, वो एक गाली हो गई है। किसी को उसका स्थान दिखाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए ये शब्द मतलब उपयोग में लाता। आपने किस जाति का? कैकाड़ी जाति बेसिकली क्या मतलब? एक छोटा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस? हाँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, लेकिन ये लोग मतलब जैसे महाराष्ट्र में या हमारे पूरे भारत में बहुत छोटी छोटी जाति के लोग हैं, और जिसको हम मतलब बंजारा टाइप के लोग थे। ये आज अभी ये बसने लगे हैं किसी गांव पकड़ के एक जगह रहने। आपकी भी जाति वही कैकाड़ी होती है? मैं वडार हूँ, मैं अलग जाति से हूँ, लेकिन सिमिलर है। अच्छा। कुछ जातियां हैं कि उनके काम लगभग। वडार लोग क्या करते हैं? वडार लोग पत्थर तोड़ते हैं, और कैकाड़ी लोग जो हैं वो मतलब खोदने का काम करते हैं। खोदने खुदाई करते हैं। अच्छा। जैसे कि घर बना रहे हो तो नींव खोदने का काम करते हैं, या फिर जो टोकरियां होती हैं वो बनाते हैं। और ये दोनों भी जमाती सुअर पालते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण पहले से शायद उनके रोजी रोटी का जरिया
बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो वो गुजारा करने के लिए सूअर मार के खाते थे। और सूअर जो सूअर पूरे गांव के मतलब जो क्या कहें हम, उनकी जो विष्ठा होती है या गंदगी होती है, वो गंदगी पे वो लोग सूअर जीते हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत मतलब घिनौना समझा जाता है। तो वडार हो, कैकाड़ी हो, वैदू नाम की जमाती है, बहुत सारी ऐसी जमातियाँ हैं, रामोशी, छोटी छोटी बहुत सारी जमातियाँ हैं। तो वो जमाती की एक अलग अलग भाषा भी है जिसको लिपि है नहीं, लेकिन उनकी भाषाएं हैं। और शायद ये भाषाएं हमारे भारत की बहुत पुरानी भाषाओं में से एक रही होंगी, या किसी भाषाओं का मेल बन के वो पैदा हुई होगी। मैं वही कहता हूँ कि ये पूरी मतलब जहाँ हम खुश होते हैं कि 20% शिक्षित लोग हैं, तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हाँ अपमानकारक बात है कि हम 21वीं सदी में हैं और कुछ लोग इतने कम पढ़े लिखे हैं। जैसे कि हेनरी में एक सीन है, शायद आपने देखा होगा कि जबा का बाप पिताजी जो है एक उसकी चिट्ठी देख लेता है, वो उसका लव लेटर, प्रेम पत्र देख लेता है, और फिल्म में ऐसा लगता है कि अभी उसको मारेगा, लेकिन अगले पल पता चलता है कि उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। ये बात भारत में तुरंत समझ जाती है लोगों कि हाँ ये पढ़ लिख नहीं सकता है, ये अनपढ़ है। लेकिन बाहर जाऊँ लंदन अमेरिका में, तो वो कॉन्टेक्स्ट उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके तो कहीं दिमाग में नहीं होगा कि कोई अनपढ़ भी होता है। तो उनको ये इसका जो ये उपरोध है, ये एक जोक है, उनको पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये बहुत गंभीर बात है यार, ये अनपढ़ लोग होना ये अपने आप में एक बहुत दुखद बात है। तो बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, कुछ मतलब क्या कहें, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, और पढ़े भी हैं तो उनको पता नहीं है कि इसका क्या करना है। पढ़ते लिखते हैं, फिर काम वही करते हैं जिस मतलब जो भी हाथ को काम मिले उसी से वो गुजारा करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा तभी होगा जब इंसान उससे कुछ रोजी रोटी पाए, कुछ आत्मसम्मान पाए। तो ये पढ़ाई लिखाई अगर हो रही है, उसकी गति भी जो भी है, तो मैं ये ठीक नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नागराज, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू, मुझे आप यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नागराज मंजुले, जो कि एक युवा फिल्मकार और कवि हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।